मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत भारत का भौतिक स्वरूप। पहला, हिमालय पर्वतमाला। दूसरा, उत्तर के मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, समुद्री तटीय मैदान। और छठा, द्वीप समूह। तो एक बार ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पे नक्शे में। सबसे पहले सबसे ऊपर से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये है भारत की हिमालय श्रेणी। ये है भारत में पड़ने वाला हिमालय। तो ये यहाँ से हम हिमालय से स्टार्ट करते हैं चलना। फिर यहाँ नीचे मैदान की तरफ आ जाते हैं। ये सारा मैदान है, इसके नीचे ये पहाड़ यहाँ तक है बस लास्ट। फिर यहाँ पे मैदान आ जाते हैं जहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। यहाँ पे सब बहुत अच्छे से खेती बाड़ी होती है, और मध्य प्रदेश तक। तो ये सारा जितना भी है ये भारत का मैदानी स्वरूप है। फिर तीसरा है भारतीय मरुस्थल, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार देख लेते हैं फिर से। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें प्रायद्वीपीय पठार देखना है। हमने मरुस्थल देख लिया है, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये तीन चीज़ें और देखनी है। अभी हमने मैदानों तक देखा था, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दक्कन का पठार पड़ जाता है, ये डेक्कन का पठार पड़ जाता है। तो ये ऊंची नीची सतह को पठार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो कोरोमंडल तट स्थित है, जहाँ पर फिर से पूर्वी पर्वतमाला श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही इस साइड भी पर्वत हैं, जिसे वेस्टर्न घाट बोला जाता है, यानी कि पश्चिमी तट। ठीक है। अब इस तट के पास देखो, ये कुछ वाइट कलर का ये सैंड सा दिख रहा है। ये सैंड का मतलब होता है रेतीला स्थान। तो ये जो पहाड़ों के पास जो नीचे रेतीला स्थान है, तो ये जो है ये तटीय तट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये यहाँ पर समुद्री तट, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। ठीक है। ये जो ये वाला पार्ट पहाड़ों के पास, तो ये तटीय स्थान हो गया भारत का। और फिर उसके बाद आता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये कुल मिला के 6 पार्ट्स हैं भारत के भौतिक स्वरूप में। तो चलो, अब हमने 6 पार्ट्स पढ़ लिए इसके भौतिक स्वरूप के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। इसका फैलाव पश्चिम से सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। तो अब हिमालय का थोड़ा देख लेते हैं। अब इस पर्वत श्रृंखला के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। ये जो हमारी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये 2400 किलोमीटर लंबी है, जो कि सिंधु नदी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है हमारी। ठीक है। तो ये सिंधु नदी के पास से स्टार्ट होती है हमारा भारत, और फिर यहाँ पर जाकर ये सांगपो नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र के पास जाके थोड़ा सा आगे जाकर, ब्रह्मपुत्र नदी से थोड़ा सा आगे जाकर जो है ये हमारा भारत पूरा होता है। तो इस तरीके से ये पूरी पर्वत श्रृंखला को कवर करता है। तो ये 2400 किलोमीटर लंबी है और 400 किलोमीटर चौड़ी है। 400 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर हो गया, एक और चीज़ बतानी थी मुझे आपको। ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो ज़रा, बीच वाला। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ। अब मैं एक चित्र दिखा रही हूँ आपको। अब ज़रा इस पिक्चर को समझिए। सबसे पहले हमारा आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आज से आप समझ लो 2 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले। ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी थी, कुछ इस तरीके से दिखती थी। ठीक है। सारे जितने भी महाद्वीप थे सब आपस में चिपके हुए थे। धीरे धीरे ये महाद्वीप अलग होना स्टार्ट हुए, फिर और अलग हुए, फिर फैलते चले गए, फिर इस तरीके से ये जो है फैल गए। तो ये तब जाकर हमारा जो भारत है वो देखो,
हमारा भारत पहले अफ्रीका के साथ चिपका हुआ था, फिर ये हिस्सा टूट के धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ने लगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। और ये फिर भारत की प्लेट जो है वो ये पूरी तरीके से यहाँ पर एशिया महाद्वीप में जुड़ गई आकर, ठीक है। तो जैसे ही ये भारत की प्लेट जो है एशिया महाद्वीप से ज़ोर से टकराई ना, तो उससे इन पर्वतों का आविष्कार हुआ एक तरीके से। जब दो चीज़ें टकराती हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर नहीं उठ जाती, तो ये जो पर्वत हैं ये तभी के उठे हुए हैं ऊपर की साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में शामिल हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं इसका फैलाव, वो पढ़ लिया हमने सारा फैलाव कितना था, ठीक है। तो अब यहाँ से हिमालय पर्वतमाला के भाग पढ़ते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच, और ऐसे ही असम हिमालय तीस्ता से दिहांग नदी के बीच। तो एक बारी इसको भी मैप में दिखा दूंगी मैं। अभी हिमाद्री को पढ़ते पहले। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, सतत इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। इसके ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं। हमेशा बर्फ़ की ढकी हुई इसमें चादरें होती हैं, हिमानियाँ होती हैं स्थित, और जिससे नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हिमाचल। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 से 45 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। लघु निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पांजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियाँ पर्यटन स्थल के लिए स्थित हैं। शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी जो है वो 900 से 1100 मीटर, जबकि औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर की है। यहाँ पे केएम लिखना था इनको। अच्छा, हिमाचल और शिवालिक श्रेणियाँ के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पाटली दून और देहरादून, ठीक है। तो हिमाचल और शिवालिक की श्रेणियों के बीच की घाटियों को देहरादून मतलब दून कहा जाता है। तो अब हमें पढ़ना है पहले हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, और थोड़ा सा पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा पंजाब पड़ता है। तो यहाँ से जो है सिंधु नदी से लेकर यहाँ सतलज नदी के बीच में ये जितना भी एरिया आ रहा है ये सारा पंजाब हिमालय है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल हिमालय यहाँ पे पड़ जाता है, फिर नेपाल हिमालय यहाँ पड़ जाता है, और असम हिमालय यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है, असम के पास। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पर देखो कहाँ है, लिखा हुआ होगा इसमें शिवालिक श्रेणी। ये देखो, ये सबसे दक्षिणतम शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक उत्तरी हिमालय जो कि देखो इसी हिस्से के यहाँ पे 3 हिस्से किए हुए हैं। एक ये जैसे तिरंगा होता है ना, बिल्कुल वैसे ये, ठीक है। तो हम इस वाले पार्ट को बोलेंगे उत्तरी हिमालय, इस वाले को मध्य हिमालय, और इसको सबसे दक्षिण हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर जो दक्षिण में सबसे हिमालय है ना, उसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणी में जो यहाँ पर पड़ता है ना, ये दून हिमालय पड़ता है। यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड में देहरादून गए होंगे, तो यहाँ पे जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं या जितने भी इलाके पड़ते हैं उनको दून, कोटली दून, देहरादून ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब हिमाद्री देखते हैं। हिमाद्री का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ों पे जो एवरेस्ट और कंचनजंगा या ऐसी जो पहाड़ी चोटियाँ हैं उनसे जो निकलने वाली ये जो नदियाँ हैं, तो ये जब नदियों के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है पानी बर्फ़ पिघलकर, तो उसको हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज हिमालय के बारे में ये सब जान लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये फर्स्ट का आंसर है। ये यहाँ से ये पूरा लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी हिमालय कहलाती है। इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टेथित सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। और ये तीसरी वाली लाइन भी लिख लेना, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी
जो कि मैंने दिखाई थी। सिंधु नदी जो है पंजाब से स्टार्ट होती है और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे होती है, असम से। ठीक है, तो असम में तक है, मतलब फैला हुआ है हमारा भारत। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो देहरादून अभी हमने पढ़ा था, ये देखो शिवालिक भाग में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है? हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पहले लिखोगे शिवालिक श्रेणी, फिर लिखोगे हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी में, इस श्रेणी के आगे शुरू कर देना, में स्थित है। ठीक है, जैसे कि अब वही मुझे लिखकर दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ मैं इसे। देहरादून हिमालय की शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये लिख लेना, देहरादून हिमालय की शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में, अच्छा कश्मीर वहाँ पड़ गया, से अरुणाचल प्रदेश लास्ट में एकदम, अच्छा, जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों आसाम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय के क्रम से लिखिए। अच्छा, तो अब इनको कश्मीर से लेकर हमें कहाँ तक लगाना है? अरुणाचल प्रदेश तक। तो देखो सबसे पहले पड़ता है पंजाब हिमालय, तो हम पंजाब को सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना भाई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कुमाऊं हिमालय, हाँ दूसरे नंबर पे कुमाऊं हिमालय लिख लेना। तीसरे नंबर पे लिखोगे, देखो तीसरे नंबर पे हिमालय, नेपाल हिमालय आ रहा है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आएगा हमारा असम हिमालय। ठीक है, तो इसको लगा लेना, या फिर ये सीरीज़ जो है वो यहाँ से देख लेना, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ये सारी सीरीज़ में लगा रखा है, ये देख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना, किस में लिखोगे? थर्ड वाले आंसर में। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखो, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं? तो हिमालय की सबसे सर्वाधिक पर्वत ऊंची चोटियाँ मतलब जो पाई जाती हैं वो हिमाचल क्षेत्र में पाई जाती हैं। नहीं, हिमाद्री में पाई जाती हैं भाई। देखो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमानी, ये सब कौन से उसमें पाए जाते हैं? हिमाद्री क्षेत्र में। तो आप लिखोगे यहाँ पर आंसर, यहाँ तो ये पूरा लिख लेना। ठीक है, और ऐसे लिखोगे, इसका आंसर इस तरीके से स्टार्ट करोगे, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं? तो वो है हिमाद्री भाग में, हिमाद्री भाग में पाई जाती हैं, पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से है करके फिर उसके बाद जो है ये आगे की लाइनें आप उतार सकते हो, और आपको उतारनी चाहिए क्योंकि अब आप 9th क्लास में हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बड़ा आंसर लिखोगे, तो आपको ये उतारनी ही है, ये लाइनें हिमाद्री वाली सारी। ठीक है, अभी 10th क्लास में इससे भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 11th में उससे भी ज़्यादा, और 12th में उससे भी ज़्यादा, और क्या कहते हैं कॉलेज में तो 4-4 पेजों का एक आंसर होगा। अभी से कमर कस लो लिखने के लिए सारे के सारे। अच्छा नेक्स्ट है क्या, कौन सा क्वेश्चन था? 5वां,
दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है? अच्छा, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। अच्छा, ये भी देना है। तो दिल्ली देखो हमारी दिल्ली यहाँ पर पड़ती है, यहाँ बीच में सेंटर में, ठीक है। भारत का दिल क्या? दिल्ली। तो यहाँ पर जितनी भी ये पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, मान लो ये पर्वत इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि चीन की तरफ से और तिब्बत की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत ठंडी, जो कि अगर सीधी निकल जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर ये भारत में एंटर कर गई ना तो यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि उत्तर भारत जो है वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, साथ में जो है बहुत ठंड बढ़ जाएगी। कुल मिला के बात ये, तो इस तरीके से ये जो पर्वत श्रेणी है, हिमालय की ये जो पर्वत श्रेणी है, ये हमें कड़ाके की ठंड से बचाती है। तो इसलिए दिल्ली को ये फ़ायदा है हिमालय से कि ये हमें कड़ाके की ठंड से बचाता है। तो इस तरीके का कुछ आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे। दिल्ली को हिमालय से बहुत लाभ है। हिमालय, तिब्बत और चीन से आने वाली ठंडी, शुष्क और बर्फीली हवाओं से दिल्ली को बचाता है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से हिमालय हमारी रक्षा करता है। तो ये बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने आंसर, इसको लिख लेना। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूरा होता है। और मैं काफ़ी वीडियोस में ये देख रही हूँ कि बहुत से बच्चों को, देखो मेरा स्वभाव वैसे तो बहुत हंसमुख है, और अगर मैं आमने सामने पढ़ाती हूँ बच्चों को तो बहुत ही हंसी मजाक के तरीके से पढ़ाती हूँ। लेकिन अब यही बात है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि सिर्फ मेरी आवाज़ जाती है, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं जाते। तो बच्चों को लगता है कि मैं बहुत कड़क तरीके से पढ़ा रही हूँ और बहुत कड़क वे में बात करती हूँ, जबकि मेरा बात करने का तरीका जो है वो, आवाज़ थोड़ी कड़क हो सकती है मेरी, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो बहुत हंसी के वे में और बहुत एन्जॉयबल वे में पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी जो बातें होती हैं और जो मेरी आवाज़ है, आवाज़ का कड़कपन है, उसको ज़रा इग्नोर किया करो, ठीक है ना। मेरी जो पीछे की इंटेंशन होती है, जो बच्चों के भले के बारे में सोचती हूँ मैं, और इस चीज़ को ज़रा ध्यान दिया करो। थैंक यू।